नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीजे हिंदी वाला में। देखिए, आज मेरे पास जो प्रश्न पत्र है वह है सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम 2023 का प्रश्न पत्र, हिंदी कंपलसरी। इसके जो अधिकतम अंक है वह है 300 अंक। ठीक है, समय है 3 घंटे। और चलिए देखते हैं कि प्रश्न पत्र कैसा है। पहले इसमें सामान्य निर्देश दिए गए हुए हैं पेपर अटेम्प्ट करने के संबंध में। उसके बाद जो पहला प्रश्न है वह है निबंध का। निबंध वाला प्रश्न 100 अंक का है और इसमें कितने दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं और किसी एक विषय पर, है ना, 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन है, उसमें से किसी एक टॉपिक पर, किसी एक विषय पर कम 600 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 600 शब्दों में निबंध ऐसे लिखना है और यह 100 अंक का प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 2 है वह है 60 अंक का। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 12 × 5 यानी 12 × 5। इसका अर्थ है 5 प्रश्न होंगे 12-12 नंबर के। यह क्या है, गद्यांश है। ठीक है जी, गद्यांश ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखनी है। ये देखिए 12-12 अंक के 5 प्रश्न हैं। तो यह प्रश्न हो गया 60 अंक का दूसरा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 60 नंबर का सारांश, यानी यहाँ पर ये अनुच्छेद दिया हुआ है और हमें उसका सारांश, सार लिखना है। वो कितने शब्दों में, 1/3 शब्दों में, 1/3 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वह है अंग्रेजी में अनुवाद, यानी हिंदी में एक गद्य अनुच्छेद दिया हुआ है और उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। यह 20 अंक का प्रश्न है। फिर प्रश्न नंबर 5 जो है वो उल्टा है। अब की बार अनुच्छेद जो है वो इंग्लिश में दिया गया है और अनुवाद हिंदी में करना है। यह भी 20 अंक का है। ठीक है जी, अनुवाद जो हो गए वो कुल अंक जो है 40 के हो गए, हिंदी से अंग्रेजी में और फिर अंग्रेजी से हिंदी में ये अनुवाद है। अब देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का जो प्रश्न है ना, ये कुल अंक इसके 40 होते हैं। इसमें ये व्याकरण से संबंधित होता है। इसमें 4 प्रश्न होते हैं 10-10 नंबर के। आज हम वही करने वाले हैं और इसमें जो है गलतियां होने के चांसेस जो है कम होते हैं। पहला प्रश्न है, ये देखिए पहला प्रश्न यानी 6 का ए पार्ट, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2 × 5 यानी 2 × 5 10, 10 नंबर का है। हर एक प्रश्न 2-2 अंक का है। पहला मुहावरा है आंखें बिछाना। इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, बड़ी बेसब्री से किसी का इंतजार करना। तो इसका मुहावरा यह बन सकता है, रमेश अपने प्रिय मित्र के आने की खबर पाकर आंखें बिछाए बैठा रहा। मैं दोबारा बोल देती हूँ, रमेश अपने प्रिय मित्र के आने की खबर पाकर आंखें बिछाए बैठा रहा। फिर दूसरा जो मुहावरा है वह है जहर का घूंट पीना। इसका अर्थ होता है अपमान सहन करना, बेइज्जती को सहन करना। तो इसका वाक्य यह बन सकता है, रमेश द्वारा अपने बारे में कहे गए अपशब्द सुनकर भी राम जहर का घूंट पीकर रह गया। रमेश द्वारा अपने बारे में अपशब्द रमेश द्वारा अपने बारे में कहे गए अपशब्द सुनकर भी राम जहर का घूंट पीकर रह गया। अब तीसरा जो मुहावरा है वह है चांदी का जूता। इसका अर्थ होता है रिश्वत देना, घूस देना। तो इसका मुहावरा, इसका जो वाक्य है वह यह बन सकता है, इसका वाक्य यह बन सकता है, अपना काम निकलवाने के लिए रमेश ने अधिकारी को चांदी का जूता दिया। ठीक है, अपना काम निकलवाने के लिए रमेश ने अधिकारी को चांदी का जूता दिया। अगला मुहावरा है नाक का बाल। बहुत, इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना, जो बहुत अच्छा लगता हो, बहुत क्लोज हो, बहुत प्रिय हो, उसको बोलते हैं। तो इसका मुहावरा यह हो सकता है, रमेश अपने माता पिता की नाक का बाल है। वाक्य बन गया ना कि रमेश अपने माता पिता की नाक का बाल है। अगला मुहावरा देखते हैं, सिर पर सवार होना। इस मुहावरे का अर्थ है पीछे पड़ना। ठीक है, किसी भी काम के एकदम पीछे पड़ जाना, ये इस मुहावरे का अर्थ होता है। परीक्षा के समय माता पिता बच्चों के सिर पर सवार हो जाते हैं। यह वाक्य अच्छा है ना।
चलिए अब चलते हैं छठे प्रश्न के बी पार्ट की तरफ। यह भी 10 नंबर का है। देखिए हर प्रश्न 2-2 नंबर का है। क्या है यह प्रश्न? निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। यानी वाक्यों में कोई ना कोई गलती है, उसे पहचान कर ठीक करना है। पहला वाक्य है हमारा, चाय में कौन गिर गया है। देखिए कौन, कौन जो है प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, चाय में कौन गिर गया है, कौन तो क्वेश्चन मार्क वाला होता है, प्रश्नवाचक होता है, जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है। लेकिन चाय में कौन गिर गया नहीं होता। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम है, ना कि प्रश्न सूचक चिन्ह है। अब देखिए चाय में कौन गिर गया नहीं, इसमें इसका सही वाक्य बनेगा चाय में कुछ गिर गया है। ठीक है, कौन जो है व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आएगा चाय में कुछ गिर गया है। यह गलती है, सर्वनाम की गलती है इसमें। दूसरा हम वाक्य देखते हैं। देखिए चलिए दूसरा वाक्य इसका, यह यह उन्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यह उन्हें समझ में नहीं आएगा, ये वाक्य गलत है। देखिए उन्हें, यह जो है ना वो कहाँ आना चाहिए, यह जो है वो उन्हें के बाद में आना चाहिए, क्योंकि यह शायद कोई बात हो रही है। उन्हें यह समझ में नहीं आया, ये होना चाहिए। यह जो है किसी बात की तरफ इशारा कर रहा है, तो उन्हें यह समझ में नहीं आया, यह शुद्ध वाक्य होगा। अब चलिए तीसरे वाक्य को देखते हैं। तीसरा वाक्य क्या है, मैं गर्म गाय का दूध पीना चाहता हूँ। अरे ये क्या हो गया भैया, मैं गर्म थोड़ी ना हूँ। देखिए मैं जो है गर्म के साथ लगा हुआ है, मैं गर्म थोड़ी ना हूँ, दूध गर्म है। गर्म तो दूध होना चाहिए ना, तो ये जो गर्म है वो दूध के साथ आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ। ये जो गर्म है ना विशेषण है दूध का, दूध गर्म होना है, ना गाय गर्म होगी ना मैं गर्म होगा, तो ये दूध के साथ जाएगा। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वह बेफजूल बोल रहा है। यहाँ पे शब्द की गलती है। बेफजूल जो है ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये अरबी फारसी में से आया है। हिंदी में इसके लिए हम बोल सकते हैं बेफजूल, व्यर्थ। ठीक है, बेफजूल यानी जिसका कोई यूज नहीं है, तो हम व्यर्थ बोल सकते हैं इसकी जगह, या फिर अनावश्यक भी बोल सकते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो वह बेफजूल बोल रहा है, ये गलत है। इसका सही शुद्ध रूप होगा वह व्यर्थ बोल रहा है या वह अनावश्यक बोल रहा है, दोनों ही ठीक होते हैं। फिर अगला वाक्य है, वह विलाप करके रोने लगी। ये गलत है। विलाप का अर्थ ही होता है रोना। जब हम कहते हैं ना विलाप करना, इसका अर्थ ही होता है कि कोई रो रहा है। तो विलाप के साथ, जब विलाप ऑलरेडी रोना है इसका अर्थ, तो दोबारा रोना लगाना गलत है, बार बार नहीं लगा सकते। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा वह विलाप करने लगी। रोना हम हटा देंगे। ये बड़े आसान आसान है, ज़्यादा कठिन है नहीं। अब अगला देखते हैं सी पार्ट। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची। देखिए दो दो लिखने हैं, हर एक शब्द के दो पर्यायवाची। अच्छा पर्यायवाची क्या होता है? पर्याय का मतलब होता है एक की जगह पे कोई दूसरा। ठीक है, एक की जगह पर कोई दूसरा, यह इसका पर्याय का अर्थ होता है। तो पर्यायवाची शब्द होते हैं कि भाई शब्द बोलने में अलग अलग है, लेकिन उन सब का अर्थ एक ही होगा। ठीक है, शब्द बोलने में, लिखने में अलग अलग है, सुनने में अलग अलग है, पर उनका मीनिंग जो है, उनका अर्थ एक ही होता है। तो एक शब्द को हटाकर हम दूसरा शब्द भी लगा सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का अर्थ जो है वो एक ही होता है। अर्थ में कोई चेंज नहीं है। शब्दों को पढ़ने में, लिखने में उनकी स्पेलिंग चेंज है। जैसे देखिए हमारा, हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं तन, तन से ही ले लेते हैं। देखिए पहला जो हमारा शब्द है तन। अब तन जो है इसके पर्यायवाची शब्द, तन हम शरीर को भी बोलते हैं, है ना। शरीर का मतलब भी तन होता है, देह का मतलब भी तन होता है, काया का मतलब भी तन होता है। एक और शब्द जो आमतौर पे बोला जाता है बदन, इसका अर्थ भी तन होता है। देखिए सबका मीनिंग एक ही है, बॉडी, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। इन्हीं को पर्यायवाची शब्द बोला जाता है। ठीक है, तन के पर्यायवाची हैं शरीर, देह, काया, बदन। फिर अगला है हमारा भूधर। भूधर का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़,
गिरी, अचल, अचल का मतलब होता है ना जो एक जगह पर ही रहे, चल नहीं सकता, यानी पहाड़। फिर अगला शब्द है द्रुम। द्रुम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 2-3 बार देख लिया है। पेड़ का बड़ा पूरा पूछा जाता है। द्रुम का जो पर्याय है वह है पेड़, द्रुम पेड़ को ही बोला जाता है। तरु, पादप, विटप, वृक्ष, पेड़ के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। अब अगला जो है वह है शेर। शेर के पर्यायवाची शब्द है सिंह। शेर, यहाँ पे दोबारा शेर ही आ गया, दोबारा शेर नहीं आना चाहिए, शेर ऑलरेडी है। सिंह, वनराज, शार्दुल, व्याघ्र, केसरी भी लिख सकते हैं, केसरी भी बोलते हैं, ठीक है, केसरी भी बोला जाता है शेर को। अगला जो है वह है खग। खग के पर्यायवाची, खग जो है पंछी को बोला जाता है, आसमान में जो बर्ड्स उड़ते हैं उनको बोलते हैं। पक्षी, विहंग, नभचर, नभ, नभ माने आसमान, चर माने चलने वाला, कि वह जो आसमान में चलता है। तो आसमान में हम चल तो नहीं सकते हैं ना, आसमान में कोई चीज चल नहीं सकती, वो उड़ सकती है। तो नभचर यानी आसमान में चलने वाला, आसमान में उड़ने वाला, वो कौन होता है? पक्षी होता है। गगनचर, देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हो गई। देखिए नभ का अर्थ भी आसमान है, गगन का मतलब भी आसमान है। आपको 2 पर्यायवाची और मिल गए आसमान के, कि नभ, गगन, इसका मतलब होता है आकाश, आसमान। खग का एक पंछी भी लिख सकते हैं, ठीक है, पंछी जो आमतौर पर बोला जाता है, यह भी इसका अर्थ होता है, यह भी पर्यायवाची है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है, क्या है, निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए, ठीक है। ये एक ये जो है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है, जो सुनने में कुछ कुछ एक जैसे लगते हैं शब्द, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है और उनके अर्थ तो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो पहला शब्द युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, कि शब्द जो है जोड़े में होंगे, 2-2 शब्दों का जोड़ा बना हुआ है। पहला देखिए रिक्त, ठीक है, पहला शब्द है रिक्त और रक्त, इन दोनों में अर्थ बताना है। देखिए रिक्त का अर्थ होता है खाली, फिल, आपने वो तो सुना होगा, ब्लैंक, सॉरी ब्लैंक, वो प्रश्न आते हैं ना जो हम बचपन से करते हैं, फिल इन द ब्लैंक। तो ब्लैंक का मतलब होता है खाली, हिंदी में होता है खाली स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त का मतलब होता है जो खाली। अब इसका वाक्य क्या बना सकते हैं, ये देखिए, रिक्त स्थान भरिए, सीधा सीधा, ये हमने कितनी बार प्रश्न पढ़ा है अपने प्रश्न पत्र में, रक्त, ठीक है। इसी का जो अगला शब्द है वह है रक्त। रक्त का अर्थ होता है खून, लहू, ब्लड, जो हमारी बॉडी में बहता है, ये वही रक्त है। वाक्य मैंने बनाया है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल है। हम मनुष्य है ना, हमारे रक्त का रंग क्या है? लाल। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है शाला और साला, इन दोनों के अर्थ बताने हैं और वाक्य भी बनाने हैं। ये मैंने नीचे बनाए हुए हैं ऑलरेडी, देखते हैं। शाला, शाला का क्या अर्थ है? शाला का अर्थ होता है चला जा भाई, हाँ चलिए, शाला का अर्थ होता है विशेष स्थान। ये देखिए, विशेष स्थान, कोई स्पेशल स्थान, स्पेशल काम करने के लिए, जो एक विशेष काम के लिए विशेष स्थान होता है, उसे हम शाला बोलते हैं। वाक्य कैसे बनेगा? राम प्रतिदिन पाठशाला जाता है। पाठशाला स्कूल, जहाँ हम पाठ पढ़ने के लिए जाते हैं। देखिए पाठ यानी लेसन हमें पढ़ने हैं, और शाला का अर्थ होता है विशेष स्थान, यानी कि पाठ पढ़ने के लिए जो विशेष स्थान है वो, उसका अर्थ क्या होता है? पाठशाला यानी स्कूल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम प्रतिदिन प्रयोगशाला में प्रयोग करता है। प्रयोगशाला कोई एक्सपेरिमेंट करने का स्थान, लैब जिसे हम बोलते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा शब्द है साला। साला होता है पत्नी का भाई, वाइफ का भाई। अब वाक्य क्या बनाया हुआ है? रमेश का साला उसकी पुस्तक लेकर चला गया, कि रमेश का साला यानी उसकी पत्नी का भाई जो है वो उसकी पुस्तक लेकर चला गया। याद रखिएगा, जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो जो शब्द दिए हैं वो डालने हैं हमें वाक्य में, अर्थ नहीं डालना है। कहीं आप अर्थ डाल दो तो वो वाक्य गलत हो जाएगा।
चलिए तीसरा देखते हैं, सदेह और संदेह। ध्यान दीजिएगा, ये है सदेह, ठीक है ना, ये दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, और ये है संदेह। यहाँ सिर्फ बिंदी का अंतर है, यहाँ बिंदी नहीं है और यहाँ पे बिंदी है, तो ये हो गया सदेह और ये हो गया संदेह। अब देखिए इनके अर्थ। सदेह, सदेह का अर्थ होता है, देखो देह, देह का अर्थ होता है हमारा शरीर, अभी हमने पर्यायवाची में पढ़ा था, हमारा शरीर। और सा का मतलब होता है साथ। जब भी किसी शब्द के आगे सा लगा हो तो उसका पॉजिटिव सेंस में अर्थ जाता है, उसका मतलब होता है साथ। जैसे सपरिवार यानी परिवार के साथ, ठीक है। देह का मतलब है सॉरी सदेह का मतलब है देह के साथ यानी शरीर के साथ। मनुष्य एक सदेह प्राणी है, यह इसका वाक्य है। मनुष्य एक सदेह प्राणी है, यानी मनुष्य वह प्राणी है जो देह के साथ पैदा होता है, यानी जिसके पास अपनी एक बॉडी है। फिर अगला जो इसी युग्म का अगला शब्द है वह है संदेह। संदेह का अर्थ होता है शंका करना, डाउट करना, ठीक है। इसका वाक्य है, प्रत्येक बात पर संदेह करना अच्छी आदत नहीं है, कि प्रत्येक बात को आप शक की नज़र से देखते हो। अगर आपको शंका करना नहीं आता तो इसकी जगह हम शक भी लिख सकते हैं अर्थ, ठीक है। संदेह का अर्थ शक होता है तो शक भी लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। तो प्रत्येक बात पर शक करना अच्छी आदत नहीं है, यह वाक्य बन सकता है। तो जो आपको लिखना आता हो वही शब्द आप लिखिएगा। अगला हमारे पास शब्द है सुखी और सुखी। देखिए ये है सुखी और ये है सूखी। यहाँ पे मात्राओं का अंतर है, इसमें छोटे ओ की मात्रा, इसमें बड़े ओ की मात्रा है। तो छोटे ओ की मात्रा होता है सुखी। सुखी का मतलब खुशी, जो खुश रहता है ना, उसको बोलते हैं सुखी। देखिए सुखी छोटी ई की मात्रा है इसमें, इसका अर्थ होता है प्रसन्न, खुश रहना, प्रसन्न रहना। ईमानदार व्यक्ति सदा सुखी रहता है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह सदा सुखी रहता है, यह इसका वाक्य है। फिर देखिए सूखी, बड़े ऊ की मात्रा वाला, इसका अर्थ होता है शुष्क। शुष्क माने जो बिल्कुल ही सूखा सा नहीं होता, जिसमें पानी बिल्कुल ना हो, उसे बोलते हैं। इसका वाक्य क्या होगा, नीम की सूखी पत्तियां भी लाभकारी होती है। कि नीम की जो सूखी सी पत्तियां होती है वो भी बड़ी लाभकारी यानी फायदेमंद होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास जो शब्द युग्म है वह कौन सा है, वह है, एक मिनट, बस एक सेकेंड, ये हाँ जी, ये हो गया है ठीक, अभी नहीं हुआ ठीक, हाँ अब ठीक हो गया। सुधी और सुधी, इस ये भी मात्राओं का अंतर है, इसमें भी देखिए, इसमें छोटी की मात्रा है और इसमें नहीं, दोनों में छोटी की मात्रा है। और ये देखिए सुधी और सुधी दोनों में ई की मात्रा का अंतर है। एक धा में छोटी की मात्रा और एक धा में बड़ी की मात्रा है। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ज़रा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो है ना सुधी, जहाँ पे धा में छोटी की मात्रा है, इसका अर्थ होता है याद करना, स्मरण करना, ठीक है। याद करना, स्मरण करना इसका अर्थ होता है। इसका वाक्य देखिए, गोपियों के मन में श्री कृष्ण की सुधि सदैव बनी रही, यानी श्री कृष्ण की याद सदैव बनी रही। अब देखते हैं बड़ी ई की मात्रा वाला सुधि, इसका अर्थ होता है बुद्धिमान, विद्वान, ठीक है, समझदार, ये इसके अर्थ होते हैं। अब वाक्य देखिए, लेखक ने सुधि पाठकों का धन्यवाद किया। लेखक ने सुधि पाठक यानी बुद्धिमान जो पाठक हैं उनका जो है धन्यवाद किया।